हेलो स्टूडेंट्स। सो काउंटडाउन स्टार्ट। तो आज से मैं वापस आपके पास आ गई आप लोगों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप लोग अपनी जितने भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी डाउट्स हों, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स and I will solve your doubts. So from today I'm going to start with national income accounting. सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग के सारे रूल्स करेंगे, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स करेंगे। ओके, सो जॉइन अस फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेशनल इनकम अकाउंटिंग है क्या? जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इकोनॉमी में, जितने भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर से हमें कितनी इनकम हो रही है उनका समेशन। और मेजर सेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे पास? हमें कहते हैं कि एक हमारे पास है गवर्नमेंट सेक्टर, एक हमारे पास है प्राइवेट, हाउस होल्ड्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर्स हैं। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन भी कर रहा है और कंजम्पशन भी कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है। एक्सपोर्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड इम्पोर्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। ओके, तो अगर हम बहुत ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं। एक है प्रोडक्शन सेक्टर और एक है कंजम्पशन सेक्टर। यानी कि एक है प्रोड्यूसर और एक है हाउस होल्ड्स, जिसे हम कह सकते हैं कंज्यूमर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहता है कि हमारी इकोनॉमी में जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वो इन 2 सेक्टर्स के बीच में ही हो रही है, या तो प्रोडक्शन हो रही है या कंजम्पशन हो रही है। कैसे? जैसे कि अगर हम कहें कि ये प्रोड्यूसर है, फर्म्स हैं, ये कंज्यूमर है जिन्हें हम कह देते हैं हाउस होल्ड्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड्स इन्हें क्या दे रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूमर्स दे रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर उन्हें दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे अभी हमने मनी की कोई बात ही नहीं की है। तो अगर हमने मनी की कोई बात नहीं की है तो हम इसको कहते हैं रियल फ्लो। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मनी की कोई बात नहीं हो रही। हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज इनको मिल रही हैं, जितनी फैक्टर सर्विसेज ये इनको दे रहे हैं, वो सब कंज्यूम हो रही हैं। वो जितनी भी कंज्यूम हो रही हैं उनसे प्रोडक्शन हो रही है और वो गुड्स एंड सर्विसेज इनको मिल रही हैं। मतलब यहाँ पर हम एक ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज्ड है। वहाँ कोई भी रिसोर्स हमारा वेस्ट नहीं है और हमें कहीं बाहर से भी रिसोर्स नहीं लेने पड़ रहे हैं। ठीक है ना? अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें कि ये फर्म्स हैं और ये हाउस होल्ड्स हैं, तो
अगर अब इसको मनी में कन्वर्ट करें तो फर्म क्या दे रही हैं, फैक्टर पेमेंट्स, मतलब लैंड के बदले में रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। हाउस होल्ड मॉनेटरी फॉर्म में क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितना भी एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज है वो हाउस होल्ड्स फर्म को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया मनी फ्लो। तो यहाँ पे ना तो कोई भी तरह की लीकेजेस हैं, मतलब कहीं भी कुछ बाहर नहीं जा रहा, कुछ भी जितना प्रोडक्शन हो रही है वो सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है, और ना ही कहीं से कोई इंजेक्शंस आ रहे, मतलब कहीं से ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि हमें कुछ डेफिसिट पड़ रहा है, उस डेफिसिट को फुलफ़िल करने के लिए हमें कुछ और इंजेक्ट करना पड़ रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हैं, जितनी भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो पूरी की पूरी प्रोडक्शन कंज्यूम हो रही है, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में वो पूरी की पूरी स्पेंड हो रही है। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक बेसिक डेफिनेशन है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स ऑल द इनकम, ऑल द प्रोडक्शन फ्लोज इनटू द इकोनॉमी बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसको हम बहुत डिटेल में भी कर सकते हैं, 4 सेक्टर्स को भी लेके कर सकते हैं, 5 सेक्टर्स को भी लेके कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है तो हम लोग इसको शॉर्ट में ही करेंगे। सेकेंड टॉपिक जो मैं आज कवर करना चाहती हूँ वो मैं कवर करना चाहती हूँ कि आपके 3 गोल्डन रूल्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्योंकि थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को चलाएंगे, मैं आप लोगों को वही टॉपिक्स करवाऊंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो बेसिक्स हैं। आपको कोई भी टॉपिक बहुत डिटेल में करने का मन हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम ये टॉपिक आप कवर कीजिए, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि हमें इस तरह के टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन और चाहिए, या कोई नोट्स चाहिए, या आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो मैं आपको एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारे पास रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 हमारा रिलेट करता है डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो भी हमारी फिक्स्ड कैपिटल है, जो भी एक इकोनॉमी में असेट्स हैं, वो टाइम टू टाइम आपकी डेप्रिशिएट होती है, उनकी वैल्यू कम होती रहती है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, बाय द यूसेज। तो आपके हर असेट, कुछ भी हो, आपका घर, आपके पास हर चीज़ जो होती है वो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो जो भी हमारी इनकम है, चाहे ग्रॉस इनकम कह दो हम उसे, या ग्रॉस प्रोडक्ट कह दें, वन एंड सेम थिंग। तो डेप्रिसिएशन का रोल कहाँ आता है? ग्रॉस एंड नेट, नेट इनकम या नेट प्रोडक्ट। सो ग्रॉस से नेट पे आना है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि ग्रॉस इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो नेट इनकम मिलती है, नेट इनकम में डेप्रिसिएशन प्लस करें तो ग्रॉस इनकम मिलती है। और देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में अभी आगे चल के हमारे पास और भी फॉर्मूलाज आएंगे और भी बातें आएंगी, तो हम लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, कैसे करें। और शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको जितनी बार आप क्वेश्चंस करोगे, एक तो मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे हर बार, चाहे शॉर्ट में ही सही, लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स को लिखो, ठीक है।
आप जितने कॉन्सेप्ट्स को लिखोगे, हर बार उसके जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस में उनको लिखोगे, तो आपको वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी और वो आपको थ्योरी में भी हेल्प करेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, आपको थियोरी क्वेश्चंस में भी उनसे हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी। आज के सेशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रॉस माइनस नेट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं आपको NFYA का कंसेप्ट आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, और हमने फैक्टर इनकम पे कितने की है, पेड टू अब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस हमारा NFIA होता है। फैक्टर इनकम क्या होती है, अभी हम लोगों ने जस्ट किया ही है कि जितने भी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ये सब है, ये फैक्टर इनकम होती है। तो हमारे पास रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, या हम कह सकते हैं जो भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और जो भी हमारा नेशनल है, नेशनल इनकम है, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें प्लस NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए माइनस NFIA। तो अगर आपका NFIA की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब आपने पे ज़्यादा किया है और आपको रिसीव कम हुई है, तो उस केस में आपकी डोमेस्टिक इनकम विल बी मोर देन नेशनल इनकम। इसी तरह से अगर आपकी NFIA पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपको रिसीव्ड ज़्यादा हुई है और आपने पे कम की है, तो उस केस में आपकी डोमेस्टिक इनकम कम होगी नेशनल इनकम से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इन व्हाट केस योर डोमेस्टिक इनकम विल बी मोर देन नेशनल इनकम। तो आपको ये रूल्स पता होंगे तो आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत आसानी से कर लोगे। फिर हम रूल नंबर 3 पे आते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले भी टर्म 1 में भी किया था। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो हमारी इनकम कैपेसिटी पे बेस्ड होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमारी इनकम कैपेसिटी पे बेस्ड नहीं होता, वो ट्रांसफरेबल भी होता है। तो टैक्स जो है वो किसी भी गवर्नमेंट की एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे होते हैं जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से हमने सब्सिडीज़ माइनस कर दी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ हमने माइनस कर दी तो हमें NIT मिल गई। सब्सिडीज़ गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट टैक्स इनकम है। तो बेसिकली जब भी हम फैक्टर सर्विसेज की पूरे कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो भी इनकम एट फैक्टर कॉस्ट है उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। बट हमने जितने भी टैक्सेस पे किए हैं हमें कुछ सब्सिडीज़ भी मिली हैं, तो हमारा टैक्स का अमाउंट कम हो गया थोड़ा। तो फैक्टर कॉस्ट में हम NIT ऐड कर देंगे तो हमें मार्केट प्राइस पे मिल जाता है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए NIT माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज से ज़्यादा हैं तो NIT की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस देन सब्सिडीज़ हैं तो NIT की वैल्यू नेगेटिव होगी। यानी कि NIT पॉजिटिव मतलब हमारा जो भी इनकम मार्केट प्राइस पर है दैट इज़ मोर देन एट फैक्टर कॉस्ट, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कि हमारी जो भी इनकम मार्केट प्राइस पर है दैट इज़ लेस देन फैक्टर कॉस्ट।
तो आई थिंक आपको ये तीनों गोल्डन रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक और टिप भी देना चाहती हूँ कि अब क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के दिन बहुत पास आ गए हैं, तो आपको अपने हर सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक, 3 कैटेगरीज में आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए हर सब्जेक्ट के। और जो वीक चैप्टर्स हैं कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके 13th में से तो एग्ज़ाम ही है, तो मई में तो कुछ करना ही नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अभी 10 डेज़ अपने वीक चैप्टर्स पे दे दीजिए, फिर 5 डेज़ आप अपने मॉडरेट चैप्टर्स पे दीजिए, और फिर उसके बाद 2 दिन में अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लीजिए। कुछ इस तरह से प्लानिंग कीजिए हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की। डेली एक पेपर तो सॉल्व करना ही है, चाहे आपके वीक चैप्टर्स जो भी हों। पेपर सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा कि हमें कितना आता है। ये भी हो सकता है कि आपको नहीं आता तो आपको ये भी लगे कि अच्छा मुझे और पढ़ना है। क्या होता है, कई बार रिवर्स साइकोलॉजी भी काम कर जाती है, तो थोड़ा सा अपने लिए रिवर्स साइकोलॉजी भी बनाओ, ठीक है। तो अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो और अकॉर्डिंगली अपने डेज़ को डिसाइड करो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, अगर आपके वीक चैप्टर्स कम हैं तो आप इन 10 दिन को 2 दिन भी कर सकते हो, और अगर स्ट्रॉन्ग चैप्टर ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है, ये आपके डेज़ इतना बड़े लंबे चलेंगे ही नहीं। मैंने तो बहुत ही ऐसी कंडीशन दी है कि आपके वीक टॉपिक्स अगर ज़्यादा भी हुए तो ठीक है, बट 10 दिन का मतलब हर सब्जेक्ट में, मतलब देखा जाए तो 2 डेज़ पर सब्जेक्ट ही है ये, क्योंकि 5 सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। ये 1 डे पर सब्जेक्ट है, और ये तो आपका हाफ डे ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि 2.5 लेना पड़ेगा। ये तो हाफ डे ही पर सब्जेक्ट है। तो इस कैलकुलेशन से चलोगे तो अब से लेके 17 दिन के अंदर आप लोग अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद आप 2-2 पेपर स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा सा प्लान कीजिए, ओके। सो आई थिंक आप लोगों को नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सर्कुलर फ्लो क्या होता है, 3 गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, एंड हाउ टू अप्लाई दीज 3 गोल्डन रूल्स। सो if you have any doubt in this topic, then you can mail to me at rajshreetutorials@gmail.com, or you can put your doubts in comment box. I'm repeating this again. And the next session we will do all other aspects of national income accounting, from the income method, value addition method, and the expenditure method. Okay. So good luck to all of you. Do work hard. बिल्कुल अपनी सेहत का, अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखिए. Don't involve in any other unnecessary activities. दोस्त, रिश्तेदार सब भूल जाओ, बस कुछ दिन पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई. Okay? Good luck.